तो शुरुआत में हम शाओ को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है एंड यहाँ पर नर्स शाओ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है क्योंकि यहाँ पर शाओ ने एक क्यूट से बेबी बॉय को जन्म दिया होता है। एंड यहाँ पर कंटिन्यूसली नर्स उसे अपना स्पेशली ध्यान रखने के लिए बोल रही होती है। वो इतने में यहाँ पर जाओ अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ में गुस्से में हॉस्पिटल के रूम के अंदर आ जाता है। नर्स भी उस पर चिल्लाती है क्योंकि ये रूम प्राइवेट रूम है एंड यहाँ पर परमिशन के बगैर नहीं अंदर आया जा सकता है। जाओ उसकी बात को इग्नोर करता है एंड यहाँ पर वो शाओ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझसे यहाँ पर एक भी रुपये लेने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया इस बच्चे का और ये बच्चा मेरा तो है ही नहीं। शाओ यहाँ पर कहती है कि देखो तो आज कौन आया है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, वो भी अपनी लवर यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ में। लेकिन तुमसे किसने कह दिया कि ये तुम्हारा बेबी है? शुरुआत से ही तो मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ कहा भी नहीं था। इसी बात पे यहाँ पर जाओ को तो गुस्सा आने लग जाता है। वो यहाँ पर उससे बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा बेशरम रहोगी। हमारा ब्रेकअप हुए इतना समय भी नहीं हुआ है एंड ऑलरेडी यहाँ पर तुमने एक बेबी को जन्म भी दे दिया। शाओ कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि यहाँ पर तुम्हें जेलसी फील हो रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे तुमसे भी ज़्यादा अच्छा मैन जो मिल गया है। जाओ यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है अच्छा मुझसे भी ज़्यादा अच्छा? जरा बताओ तो आखिर तुम्हारा वो अच्छा चार्मिंग गुड लुकिंग पर्सन कहाँ पर है? तुमने बेबी को बर्थ तो दे दिया है तो फिर इस बेबी का फादर आखिर कहाँ पर है? शाओ यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाती है पर इतने में यहाँ पर मिस्टर गो वहाँ पर आ जाते हैं जो कि आते यहाँ पर जाओ से कहते हैं कि ये बच्चा मेरा। एंड यहाँ पर अपने ही डैड को देखकर जाओ हैरान हो जाता है। मिस्टर गो कहने लगते हैं कि तुम्हें मैंने यहाँ पर चिल्लाते हुए सुना तो सोचा मैं खुद यहाँ पर आकर तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। जाओ यहाँ पर कहने लगता है कि डैड आप यहाँ पर इस लड़की की साइड मत लीजिए, इससे प्रोटेक्ट मत कीजिए। इसने जिस बेबी को जन्म दिया है वो हमारी फैमिली का तो है ही नहीं। मिस्टर गाओ यहाँ पर तुरंत ही जाओ को वहाँ से निकलने के लिए कह देते हैं। जाओ लेकिन यहाँ से जाने के लिए राज़ी नहीं था एंड यहाँ पर जाओ को वो पनिशमेंट देने की बात करते हैं। मिस्टर गाओ कहने लगते हैं कि लगता है अब यहाँ पर मुझे तुम्हें पनिश करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ ना कि तुम मेरे जितना कहा है ना बस उतना ही करो। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ को अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ में आखिरकार वहाँ से जाना पड़ता है। इतने में वहाँ पर गाँव आ जाता है एंड वो आते ही यहाँ पर अपने बेबी को अपने हाथ में होल्ड कर लेता है। लेकिन बेबी को होल्ड करते के साथ बेबी रोना शुरू कर देता है एंड शाओ यहाँ पर हंसने लग जाती है। नर्स कहती है दीजिए मैं बेबी का ध्यान रख लूँगी। फिर दूसरी ओर यहाँ पर गाओ अपने उस ब्रीफ केस को ओपन करते हैं जिसे वो अपने साथ लाए थे, जिसके अंदर ढेर सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स, स्पोर्ट्स कार की कीज और अलग अलग बैंक्स के कार्ड भी होते हैं। मिस्टर गाओ कहने लगते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे लिए, घर चलो यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे इंतज़ार कर रही है। ये बात सुनते के साथ नर्स यहाँ पर हैरान हो जाती है और कहती है इसका मतलब मैडम आपका और आपके बॉयफ्रेंड के डैड का, आप दोनों का ये बेबी है। एंड हम यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन देखते हैं दोस्तों जहाँ पे शाओ क्लब में यहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है जाओ का। इतने जाओ का उसे ऑडियो मैसेज मिलता है जहाँ पर जाओ ऑनलाइन ही यहाँ पर शाओ से ब्रेकअप कर रहा होता है, ये रीज़न देते हुए कि उसके डैड यहाँ पर उनके इस रिश्ते को अप्रूव कभी नहीं करेंगे। पर दूसरी ओर यहाँ पर शाओ को तो बेहतर तरीके से पता था कि बस वो तो एक बहाना बना रहा है, असल में यहाँ पर शाओ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। इतने में यहाँ पर शाओ को किसी पर्सन के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो यहाँ पर उस प्राइवेट क्लब के रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पे उसे एक मिस्टर दिखते हैं। उस समय यहाँ पर शाओ उसे एक नॉर्मल से क्लब मॉडल समझ रही होती है, इसीलिए जाकर यहाँ पर वो उस मैन को अप्रोच करने लग जाती है। इतना कि यहाँ पर वो तो उसको पैसे देने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो मैन कहता है कि देखिए मिस आप यहाँ पर गलत टाइम पर आ गई है। जिसके बाद में वो जाने लगता है लेकिन शाओ तो उसे रोकती है, गिरने का नाटक करती है, जिस वजह से यहाँ पर उन दोनों के बीच में रोमांटिक आई कॉन्टेक्ट बन जाता है। एंड बाद में खुद पे खुद यहाँ पर शाओ आगे से आकर उस हैंडसम बॉय को किस करना शुरू कर देती है और यही किस यहाँ पर धीरे धीरे मेकआउट में तब्दील हो जाती है और वन नाइट स्पेंड हो जाता है इन दोनों का। फिर जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है तो शाओ उठती है, वो यहाँ पर अपने आप को बेड पर किसी और के साथ पाकर हैरान हो जाती है क्योंकि कल रात को तो वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक थी कि उससे तो खुद का होश ही नहीं था, वो अपने सेंसेस में नहीं थी। इतने में यहाँ पर वो बताते हैं कि सॉरी माफ़ करना ऑलरेडी यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर यहाँ पर वो मिस्टर कहने लग जाता है कि पता है वो तो मेरा सन है। ये तो सुनते के साथ तो वो अपने फ्यूचर फादर इन लोग को देखकर तो हैरान हो जाती है। वो सोचती है
कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया। इतने में हमें पता चलता है कि यहाँ पर शाओ का जो फ़ोन था वो ओपन था एंड तब तक यहाँ पर वो ऑडियो मैसेज मॉर्निंग में खुद मिस्टर गाओ ने भी सुन लिया था। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर गाओ को भी सारी सच्चाई मालूम पड़ गई थी। शाओ तो यहाँ पर शर्म के मारे खुद का फेस ब्लैंकेट के अंदर छुपा कर रख देती है। मिस्टर गाओ के अभी भी यहाँ पर एब्स एकदम यंग मैन के जैसे थे। इतने में यहाँ पर वो कहता है कि देखो जो कुछ भी हुआ उस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहिए एंड जो कुछ आगे होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगा। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं। ये सारी स्टोरी यहाँ पर शाओ नर्स को सुना रही होती है। नर्स कहती है इसका मतलब कि तुमने उस नाइट के बाद में अभी तक अपने बॉयफ्रेंड के फादर से मिली नहीं थी। जिस पर शाओ हाँ बोलती है और नर्स कहती है यानी कि तुम आज जाकर उसे देख रही हो। जिस पर शाओ हाँ कहती है। शाओ कहती है कि हाँ उसके बाद से अब जाकर मैं यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के फादर से मिल रही हूँ। नर्स कहने लगती है कि तुम्हारी स्टोरी तो एकदम नोवेल में आनी चाहिए और ड्रामाज में भी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी ओर शाओ यहाँ पर गॉड से माफ़ी मांग रही होती है उसकी इतनी बड़ी गलती के लिए। तो नर्स कहती है कि इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है, वैसे भी यहाँ पर तुम दोनों ह्यूमंस तो हो, ह्यूमंस के बीच में तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस होना कॉमन है और वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना पता था कि वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का फादर निकलेगा। वैसे भी मिस्टर गू को तो यहाँ पर कौन नहीं चाहता है। मानना है कि उनकी एज हो चुकी है लेकिन अपने टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग पर्सन थे और अभी भी है। तुम्हें तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ही लकी मानना चाहिए। और तुमने कभी ध्यान से देखा है मिस्टर गाओ का फेस जाओ से जरा सा भी मेल नहीं खाता है। वो दोनों तो यहाँ पर बाप बेटी तो लगते ही नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसी रूमर्स फैलाई हुई है कि शायद से यहाँ पर जाओ उनका एडोप्टेड बेटा है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर गाओ की तो आज तक कभी शादी नहीं हुई है, तो फिर उनका बेटा कैसे हो सकता है। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर शाओ खुद सोच में पड़ जाती है और हैरान हो जाती। इतने में यहाँ पर शाओ आ जाती है मिस्टर गो के घर पर ताकि यहाँ पर वो उनका ब्रीफ केस उन्हें वापस कर सके। और उस ब्रीफ केस के अंदर जो कुछ भी है वो तो हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है क्योंकि वो इतनी सारी प्रीशियस चीज होती है। जैसे वो यहाँ पर ब्रीफ केस रखकर जाने वाली होती है तभी यहाँ पर डोर ओपन हो जाता है जहाँ पर वो उसके बिना कोई बात सुने ही मिस्टर गाओ अंदर लेकर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर शाओ पूरा का पूरा घर देखती है वो तो पूरा का पूरा घर देखकर एकदम हैरान हो जाती है। वो पूरा का पूरा घर यहाँ पर टॉयज भरा हुआ था। इधर की यहाँ पर बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा जब जाकर उसके लिए न्यू टॉयज खरीदने की जरूरत पड़ेगी। शाओ इतना कुछ प्रिपरेशन देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर फिर उसे याद आता है कि नहीं ये तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का घर है, वो यहाँ पर तो नहीं रह सकती है। इतने में यहाँ पर उससे वो पूछने लगती है आखिर ये सब कुछ किसके लिए। तो फिर मिस्टर गाओ कहने लगते हैं कि मेरे लिए ऑफ कोर्स तो नहीं होंगे ना, क्योंकि मेरी उम्र नहीं है ये सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलने की और स्लाइडिंग पे स्लाइड करने की। ये सब कुछ ऑफ कोर्स बेबी के लिए है। इतने में यहाँ पर वो अपने स्टाफ को बुलाता है जिसमें से एक डॉक्टर होता है, एक नैनी होती है और एक टीचर होती है। ये तीनों ही शाओ के लिए होते हैं और उसके बेबी के लिए होते हैं। वो बता रहा होता है कि टीचर मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि बचपन से ही हमें बच्चे की एजुकेशन शुरू कर देनी चाहिए। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे पकड़कर अपने पास ले आता है और कहता है कि बाकी की चीज़ों को तुम्हें फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय करो। वो इतने में यहाँ पर गुस्से में जावा जाता है जो कि शाओ को देखकर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर जरा से भी शर्म नहीं है, तुम यहाँ पर हम मेरे घर पर क्या कर रही हो। इतने में यहाँ पर वो खुद के घर को देखता है जहाँ पे खुद के घर को वो देखकर डैड से कहने लग जाओ कि डैड आपको अभी भी लग रहा है कि ये मेरा बच्चा है। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में आप इस शाओ से पूछिए, हमारे बीच में आज तक ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है। शाओ कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपनी जुबान को ज़्यादा ही चला रहे हो, ज़्यादा बोलोगे तो घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। एंड उसकी बातों को सुनते हुए तो मिस्टर गाओ तो अपने बेटे जाओ को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो फिर यहाँ पर मिया जो थी वो तो एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है कि देखिए मिस्टर गो, असल में यहाँ पर बात ऐसी है कि माना कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे बट आज तक यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पर ये बेबी इस घर में नहीं रह सकता, इसलिए हमें इस लड़की को घर से बाहर निकालना चाहिए। मिस्टर गो मिया से कहने लग जाते हैं कि देखो एक आउटसाइडर यहाँ पर मेरी फैमिली के मैटर्स में टांग ना अड़ाई तो ही बेहतर होगा। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और अभी के लिए तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर जाओ को मिया को लेकर जाना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर तो शाओ हंस रही होती है एंड बाद में यहाँ पर मिस्टर गाओ को वो थैंक यू बोल रही होती है। मिस्टर गाओ कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर जाओ से डरती हो। शाओ कहते नहीं, मैं उससे नहीं डरती।
तभी यहाँ पर मिस्टर को कहने लग जाते, तो फिर तुम यहाँ पर मेरे और अपने रिलेशन के बारे में मिस्टर जाओ को क्यों नहीं बता रही हो। तभी यहाँ पर शाओ कहती है कि वो एक्चुअली हमारा रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी हेजिटेज हो रही है, बस और कुछ नहीं, बाकी मैं उससे डरती वरती नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसके क्लोज आता है और कहता है कि आज रात हम दोनों साथ सोएंगे। शाओ यहाँ पर शर्माने लग जाती है, जहाँ पर मिस्टर गाओ तो बेबी को उठा लेते हैं एंड कहते हैं मेरा मतलब था मैं और बेबी बॉय। इतने में यहाँ से वो फिर बेबी को लेकर चला जाता है, जहाँ पे शाओ को तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर मिस्टर गाओ बेबी की बात कर रहे थे और उससे लग रहा था कि वो उसकी बात कर रहे हैं। इतने में हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन को देखते हैं, जहाँ पे वो तैयार होकर स्कूटी से अपने वर्क प्लेस पर जा रही होती है और उसके पीछे पीछे यहाँ पर एक लग्जरियस सी कार बार बार बिलिंग कर रही होती है। शाओ अपनी गाड़ी रोकते हुए फिर उससे कहती है कि डियर हस्बैंड, यहाँ पर ये तुम्हारी ब्लिंक वाली चीज़ें मेरी आंखों में चुभ रही है। तो फिर वो कहने लग जाता है इससे बेहतर यही होगा ना कि तुम बैठ जाओ मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। शाओ कहते हैं नहीं, मैंने तुमसे कहा है ना कि कोई चिपेस्ट कार लेकर आना। तो फिर मिस्टर गो कहने लग जाते हैं कि लेकर तो आया हूँ, मेरे पूरे के पूरे गैरेज में तो सबसे चिपेस्ट कार यही थी। शाओ कहती है कि देखो मैं खुद पे खुद अपने ऑफिस के लिए चली जाऊंगी, प्लीज़ इस तरीके से मेरा पीछा मत करो, मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मिस्टर गोस के पीछे पीछे उसके वर्क प्लेस तक आ जाते हैं। शाओ कहते हैं कि आज तो पीछा कर लिया, कल से मत करना, वैसे भी मुझे बीच रास्ते में कोई किडनैप कर लेगा। बाद में यहाँ पर वो अंदर की ओर जाने लगती है। मिस्टर गो भी वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर वो सेम प्लेस पर अपने बेटे और मियाँ को जाते हुए देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ज़रूर अब यहाँ पर हंगामा होने वाला है। और दूसरी ओर यहाँ पर जैसे ही शाओ अंदर की ओर जाती है, वो देखती है सभी के सभी स्टाफ यहाँ पर ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। तो वो जैसे ही देखती है वो वहाँ पर जाओ और मियाँ साथ में बैठे होते हैं एंड यहाँ पर जाओ भी शाओ का इंतज़ार कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर जब शाओ आती है तो उसे देखकर जाओ कहने लग जाता है देखो तो कौन आया आज, अगर आज तुम यहाँ पर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी तो याद रख तो मैं आज यहाँ पर तुम्हें इस जॉब से फायर करवा दूंगा। शाओ कहती है कि देखो इस बैंक में मेरे अलावा और भी बहुत सारे स्टाफ हैं, तुम जाकर यहाँ पर उनसे भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो फिर यहाँ पर जाओ कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर सिर्फ उम्मीद होगी और तुम्हें मेरा काम करवाओगी। जाओ जाकर यहाँ पर मेरी कंपनी में से 10 मिलियन बाहर निकाल कर लेकर आओ। शाओ इतना बड़ा अमाउंट सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसे पता था वो तो सारे पैसे जो यहाँ पर मंगवा रहा है वो उसके नहीं बल्कि मिस्टर गो कंपनी वाले अकाउंट से डिपॉजिट होने वाले थे एंड यहाँ पर विदाउट मिस्टर गो की परमिशन के वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर यहाँ पर वो जाओ से कहती है कि एक काम करो, जाओ जाकर अपने डैड से परमिशन मांग लो, एक लेटर पर लिखवा कर लेकर आ जाना साथ में अपने डैड के सिग्नेचर के साथ में, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे ट्रांसफ़र करवा दूंगी और वो भी विद इन सेकेंड। इतने में यहाँ पर जाओ उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने यहाँ पर उस बेबी को जन्म क्या दे दिया कि तुम यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गई हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहूँ तो अभी के अभी यहाँ पर तुम्हारी जॉब तुमसे छीन सकता हूँ। शाओ को पता होता है कि जॉब छीन भी लोगे तो क्या हो जाएगा, मैं जाकर दूसरी जॉब ढूंढ लूँगी, मैं इसकी तरह बेरोज़गार थोड़ी ना हूँ जहाँ पर कोई मुझे जॉब देने के लिए तैयार नहीं होगा। जाओ का गुस्सा यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। मियाँ कहने लग जाती है कि देखो अभी भी टाइम है, पैसे दे दो। शाओ बोलती है कि तुम तो अपना मुंह बंद रखो, अगर ये जाओ गरीब होता ना तो तुम आसपास कभी ना फटे। एंड ये बात सुनकर तो मियाँ का मुंह बंद हो जाता है। इतने में यहाँ पर झगड़े की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर मैनेजर आ जाती है, जो कि यहाँ पर जाओ को देखती है। उससे वो बड़े प्यार से और बड़े पोलाइटली बात करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उनके पूरे के पूरे बैंक का वीआईपी कस्टमर यानी कि वीआईपी क्लाइंट जो था। इतने में यहाँ पर उससे उसकी विश पूछती है, तब यहाँ पर वो उसे मैनेजर को सारी बातें बता रहा होता है। मैनेजर बाद में यहाँ पर शाओ से कहने लग जाती है कि वो काम करने के लिए जिस बात से यहाँ पर शाओ कम्प्लीटली डिनाई कर देती है। मैनेजर बोलती है देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। और वो इतने में यहाँ पर मिस्टर गाओ आ जाते हैं, जिसे देखते ही यहाँ पर जाओ भी डर जाता है और मियाँ भी डर जाती है। और रही बात यहाँ पर मिस्टर गो की, वो तो इस बैंक के वीवीआईपी वाले कस्टमर हो जाते हैं। मिस्टर गाओ जाओ से कहते हैं आगे किस हक से तुम यहाँ पर मेरी कंपनी से 10 मिलियन मांग रही, तुम्हें पता है ना वो कंपनी के पैसे हैं ना कि तुम्हारे पर्सनल पैसे हैं, जहाँ पर जब तुम्हारा मन चाहेगा तुम उन पैसों को डिपॉजिट करवा लोगे। जाओ कह रहा था हम यहाँ पर ये बात बाद में कर लेंगे, और वैसे भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर को कहने लग जाओ आखिर मैं आज यहाँ पर टाइम पर नहीं आता, तुम यहाँ पर और भी बड़ा ड्रामा क्रिएट करने वाले थे, इसीलिए अब से मैं यहाँ पर तुम्हें एज ए पनिशमेंट तुम्हारी सारी फाइनेंशियल चीज़ों पर स्ट्राइक लगा रहा हूँ।
तुम ना ही तो अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर पाओगे और ना ही डेबिट कार्ड। तुम्हें यहाँ पर पैसे की भी ज़रूरत होगी, वो भी फिर तुम्हें यहाँ पर शाओ से पूछ कर लेने होंगे और शाओ जितने देगी उतने में ही तुम्हें अपने पूरा का पूरा मत निकालना होगा। इसी के साथ साथ में यहाँ पर मिस्टर गाओ मैनेजर को एक न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए बोल देते हैं शाओ के नाम पर, और वो अपना फर्स्ट डिपॉजिट 1 बिलियन बोल रहे होते हैं, जिससे सुनकर तो बैंक के सभी स्टाफ, शाओ, मिया और तो और खुद यहाँ पर शाओ भी हैरान हो जाती है। मैनेजर तो ऑन द स्पॉट बेहोशी हो जाती है, जहाँ पर स्टाफ को उन्हें लेकर जाना पड़ता है उन्हें उठाकर। इतने में यहाँ पर शाओ मिस्टर गू से पूछती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। मिस्टर गाओ को कहते हैं कि अरे ये सब कुछ तो हमारे फ्यूचर लिए है, इतना तो मुझे यहाँ पर करना ही चाहिए। मिस्टर गाओ कहते हैं अरे अगर तुम्हें ये कम लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक अकाउंट ओपन करवा देता हूँ। बट यहाँ पर शाओ तो सब कुछ ये करने से मना करती है। जाओ चिल्लाने लग जाता है कि डैड आखिर आप इस लड़की को इतने पैसे देने की क्या ही ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ से सिर्फ पैसे रखने के लिए आई है। तो फिर मिस्टर गाओ कहने लग जाते हैं कि देखो वो मेरे पैसे हैं तो मुझे मत सिखाओ कि मुझे उन्हें कैसे इस्तेमाल करना और किसे देना है किसे नहीं। वैसे भी ये पैसे यहाँ पर उसके बेबी के फ्यूचर के लिए, तो तुम फिक्र मत करो आखिर वो पैसे कैसे और कहाँ खर्च होने वाले हैं। इतने में यहाँ पर मैनेजर शाओ को अपना सुपर VIP कस्टमर बना देती है, जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गाओ एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर शाओ उनका हाथ पकड़कर चलेगी, लेकिन नहीं, शाओ तो वहाँ से वैसे चली जाती है, जहाँ पर मिस्टर गाओ का तो पोपट हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जाओ होता है जो कि गुस्से में यहाँ पर फर्नीचर्स पर लात मारता है, लेकिन वो तो खुद को ही चोट मरवा बैठता है, जहाँ पर स्टाफ हंसने लग जाती है। जाओ कहता है कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे ऊपर हंसने की, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ का VIP क्लाइंट हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर बदतमीजी किए जा रहे हो। मैनेजर याद दिलाती है कि डियर सर, आपके बैंक अकाउंट को हैंडल करने वाले आपके डैड है, फिलहाल आपके सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और आप यहाँ पर अपने डैड के बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। तो एक काम कीजिए ना, आप इन नूडल्स को खाइए और शांत रहिए। इतने में यहाँ पर उसे बैंक के बाहर बैठकर वो सचमुच में उस खाने को खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर शाओ का यहाँ क्या करना होगा आगे, क्योंकि डैड यहाँ पर उससे कंटिन्यूसली सपोर्ट किए जा रहे। इतने में यहाँ पर मिया उसे आइडिया दे दी है, क्यों ना हम यहाँ पर तुम्हारे डैड के सामने विद इन प्रूफ ये बात साबित कर दे कि यहाँ पर वो बेबी तुम्हारे घर का है ही नहीं। अब तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तुम्हारे डैड को उससे अपने घर से बाहर निकालना ही होगा। एंड यहाँ पर मिया का ये आइडिया तो जाओ को बहुत ही पसंद आता है और इतने में उन दोनों के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग शाओ को एक लग्जरियस कार में बैठा हुआ देखते हैं, वो भी फ्लावर ऑफ बुके के साथ में। मिया कह रही होती है कि जो मैंने देखा सच, वो क्या सच है या फिर मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। जाओ कहता है कि लगता है यहाँ पर किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ में वो डेट पर जा रही है। कोई बात नहीं, आज तो मैं यहाँ पर उसका पर्दाफाश कर करूँगा कि यहाँ पर वो अभी भी चीट किए जा रही है। दूसरी ओर यहाँ पर शाओ होती है जो कि गुस्से में थी एंड यहाँ पर वो उन फ्लावर्स की पंखुड़ियों को तोड़कर स्विमिंग पूल में डाल रही थी। उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि आखिर उस स्विमिंग पूल में कौन ही डेट पर आता है। लगता है मुझे यहाँ पर डेट के नाम पर वो बुद्धू बना गया है। लेकिन इतने में यहाँ पर जब मिस्टर गाओ आने लगते हैं तब यहाँ पर शाओ को समझ में आता है और वो मन में कहने लग जाती है, अरे नहीं, स्विमिंग पूल की डेट्स तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है और अच्छी होती है। वो तो कंटिन्यूसली यहाँ पर मिस्टर गाओ के मसल्स को देखे जा रही होती है, सिक्स पैक को। और इतने में यहाँ पर मिस्टर को कहने लग जाते कि तुम्हारी नज़र मेरे एप्स पे हटेगी या फिर नहीं। शाओ कहती है मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे बैग थमाने लग जाता है जिसके अंदर यहाँ पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है जो कि पहनने के लिए वो शाओ को कहता है, लेकिन शाओ उन कॉस्ट्यूम को देखकर मना कर देती है। यहाँ पर मिस्टर गाओ शाओ के करीब आ जाते और कहते, लगता है तुम भूल रही हो कि हमारा रिलेशन क्या है। एंड शर्माते हुए वो तुरंत ही ड्रेसिंग रूम में भाग जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। एंड इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जाओ और मिया को जो कि शाओ को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते। वहाँ पर स्टाफ आकर उससे वहाँ से जाने के लिए कह देती है क्योंकि ये एरिया फिलहाल प्राइवेटली बुक होता है। जो बंदा उन्हें रोक रहा होता है जाओ तो उसे भी धक्का दे देता है। एंड इतने में यहाँ पर वो देखता है कि शाओ को जो कि यहाँ पर उस मैन को किस करने वाली थी। इतने में यहाँ पर वो जोर से चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर शाओ तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो यहाँ पर मिस्टर गाओ को पीछे मुड़ने से मना करती है। कहती है प्लीज़ जल्दी से जाओ, यहाँ पर कहीं जाकर छुप जाओ।
मिस्टर गाओ कहते हैं कि मैं क्यों चुप हूँ, मैं तो उसका फादर हूँ। शाओ कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, माना कि तुम उसके फादर हो, लेकिन फिलहाल मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ उसके रिएक्शन को देखने के लिए, हैंडल करने के लिए सिचुएशन को। गाओ कहने लग जाता ठीक है बताओ मैं कहाँ चुप हूँ। एंड यहाँ पर शाओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जहाँ पर जाओ तो करीब आता जा रहा था तो वो तुरंत यहाँ पर मिस्टर गाओ को पानी के अंदर ही डुबो देती है। एंड आकर यहाँ पर शाओ के ऊपर जाओ चलाने लग जाता है, देखो तुम पहले भी मुझ पर चीट करती आई हो, अभी भी तुम मुझे यहाँ पर चीट कर रही हो और ये बात यहाँ पर मेरे डैड को बता कर ही मैं रहूँगा। शाओ कहती है कि देखो तुम्हें यहाँ पर गलत फैमिली हुई है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशल टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ। मिया कहती है दिख रहा है हमें सभी लोगों को कि तुम किसके साथ में और कौन सा स्पेशल टाइम स्पेंड कर रही हो। तुम्हारे बैंक में 1 मिलियन क्या आ गया, तुम क्या इस प्राइवेट पूल को बुक कर लोगी, ना जाने तुम यहाँ पर कितने मैनों को बुला रही होगी। शाओ मिया से कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना अगर मैंने तुम्हारी पोल खोलनी शुरू कर दी ना तो फिर देख लेना तुम किसी लायक नहीं बचोगी। एंड यहाँ पर जाओ जो था वो तो यहाँ पर शाओ के ऊपर चिल्लाया जा रहा था, कहता है कि मुझे तो पहले से पता था कि तुमने शायद से मेरे पास यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए रही होगी और अब देखो तुमने यहाँ पर मेरे डैड को भी अपनी बातों में फंसा लिया, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। जहाँ पे डैड को लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन आज मैं इस इंसान का चेहरा देख कर ही रहूँगा कि आखिर वो कौन है जो कि तुम्हारे साथ यहाँ पर हम सभी को चीट कर रहा है। एंड यहाँ पर वो उस पर्सन को बाहर निकलने के लिए कहता है, जहाँ पे शाओ कहती है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। मिया कहती है हम अंधे नहीं है, हमें सब कुछ पता है, सब कुछ दिखता है। जैसे यहाँ पर मिस्टर गाओ बाहर निकलते वैसे यहाँ पर शाओ फटाफट से उसे अंदर डाल देती है। जाओ कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये पर्सन मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है। एंड इतने में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि देखिए आपने यहाँ पर रूल्स को ब्रेक किया है, आपने हमारे स्टाफ को मारा है और आप फिलहाल हमारे यहाँ पर प्राइवेट एरिया में खड़े, वो भी विदाउट परमिशन। मिया समझ जाती है कि अगर ये बात यहाँ पर जाओ के डैड तक पहुँच जाएगी तो जाओ के डैड तो यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं और वो गुस्से में आकर यहाँ पर उसकी पॉकेट मनी भी बंद कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ से वो फिर चुपचाप जाओ को चलने के लिए कहती है। एंड तब यहाँ पर जाकर मिस्टर गाओ बाहर आते, वो यहाँ पर शाओ से कहने लग जाते कि तुम क्या यहाँ पर अभी से मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस को अपने नाम करना चाहती हो। शाओ कहती है मैं ऐसा क्यों ही करूँगी, प्रॉपर्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बेबी के फादर है ना। तो मिस्टर को कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें बताओ क्या मुझे झूठ पूरी लाइफ टाइम बोलना पड़ेगा। शाओ कहती नहीं, मैं उसे अभी सच्चाई बताती हूँ कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, लेकिन तब तक तो जाओ वहाँ से जा चुका था। तब यहाँ पे मिस्टर गाओ शाओ से कहने लग जाते हैं देखो मेरे साथ मजाक तो करो मत, 2 दिन के बाद में यहाँ पर बेबी का बैंक्वेट है और उसी दिन यहाँ पर फुल मून का डे भी है, तो जहाँ पर मैं सभी लोगों के सामने इस चीज़ को अनाउंस करने वाला हूँ, सभी को सच्चाई बता दूंगा। और वैसे भी मुझे यहाँ पर तुम्हें एक आइडेंटिटी तो देनी होगी ना, ताकि यहाँ पर सभी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट की नज़रों से देख सके। एंड इतने में यहाँ पर फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे गेस्ट को इस बारे में पता था कि असल में यहाँ पर वो जो बेबी है वो बायोलॉजिकल फादर उसका जाओ नहीं है। इन सभी बातों को सुनते ही यहाँ पर मिया जो थी वो तो जाओ से कह रही होती है कि तुम्हें इन सभी बातों को सुनकर इरिटेट नहीं होना चाहिए। जाओ कहता है कि क्या करे, और इस इवेंट को भी यहाँ पर मेरे डैड ने ऑर्गेनाइज किया, वरना मैं तो आज यहाँ पर इन सभी को देख लेता। इतने में यहाँ पर शाओ की एंट्री हो जाती है, जहाँ पे मिया को तो शाओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट और जेलसी फील हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बेबी को बर्थ देने के बाद में शाओ को क्या कुछ नहीं मिल रहा है, वो भी फ्री में। तो फिर यहाँ पर वो जाओ को पर वो करने लग जाती कि तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि तुम यहाँ पर एक ऐसी वुमेन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और उसकी औकात ही क्या है, उसकी औकात तुम उसे दिखा क्यों नहीं देते हो। जाओ गुस्से में आकर यहाँ पर अपना ग्लास को तोड़ देता है और यहाँ पर वो गुस्से में शाओ के पास चला जाता है। एंड जाओ यहाँ पर गुस्से में उससे पूछ रहा था कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पर इस बेबी का बायोलॉजिकल डैड कौन है, क्योंकि मेरे डैड है जो कि यहाँ पर इस बच्चे की सारी फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो मुझे जानने का इतना तो हक है ही कि इसका असली फादर कौन है, क्योंकि मेरी फैमिली के जो पैसे यहाँ पर वो जा रहे हैं। शाओ कहती है कि देखो आज का इवेंट गो फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया है, तो आज के इवेंट में ड्रामा क्रिएट नहीं करोगे तो ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। मिया कहने लगती है देखो बता भी दो ना, अब तुम किस बात का इंतज़ार कर रही हो, यहाँ पर सभी लोगों को क्यों तुम डिस्परेटली क्यूरियस रख रखा है। शाओ कहती है कि देखो आज का इवेंट इसीलिए कुछ समय में यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि आखिर इस बेबी का बायोलॉजिकल फादर कौन है, तो फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा ओवर ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि सब समझ रहा हूँ मैं
क्योंकि इस बेबी का फादर तो मैं कभी हुई नहीं। जब हम यहाँ पर रिलेशनशिप में थे तब मैंने यहाँ पर आज तक तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ा है, और ये बेबी ना जाने तुम कहाँ से लेकर आ गई हो। क्या सचमुच में तुम्हें यहाँ पर इसका फादर पता भी है कि आखिर कौन है या नहीं पता है? तब यहाँ पर मिया ऐसे एलिगेशन लगा रही होती है कि शाओ तो यहाँ पर जाओ के बाद डिफरेंट मैन के साथ में चीट कर रही है। शाओ यहाँ पर ताली बजाने लग जाती है, कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि ये सजेशन यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है? क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले चीट तो जाओ ने मुझे किया था, वो भी तुम्हारे साथ मिलकर, तो सबसे पहले चीटर तो तुम ही हुई ना। और तुम ही दोनों एसबी के सभी लोग भी यहाँ पर इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। जाओ कहता है कि बस भी करो, जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैंने तुम्हारे ऊपर चीट किया है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी मेरे ऊपर चीट करोगी। शाओ कहती है जस्ट बिकॉज किसी को चीट करना है यहाँ पे तुम्हें छोटी बात लग रही है, और वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका, जिसके बाद में ये सब कुछ हुआ, तो फिर अपना मुंह बंद ही रखो, मुझे देखो भी नहीं। और मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम इसके डैड हो। जाओ को तो यहाँ पर बस यही जानना था कि आखिर बेबी का बायोलॉजिकल फादर कौन है। तो फिर यहाँ पर वो शाओ से जबरदस्ती पूछ रहा होता है। शाओ कहती है कि मैंने कहा है ना कि वो अभी आता होगा, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जाओ कहता है कि नहीं मुझे अभी जाना है, और अगर नहीं बताओगी तो मैं इस बच्चे को अभी के अभी यहाँ पर उठाकर पटक दूंगा। सभी के सभी लोग यहाँ पर हड़बड़ा चाहते हैं। यहाँ पर शाओ अच्छे से उसे बिहेव करने के लिए कहती है, पर जाओ उसकी बात को नहीं सुनता है। इतने में यहाँ पर मिस्टर गाओ आ जाते हैं। अपने डैड को देखते हैं यहाँ पर जाओ तो उस बेबी को अच्छे से जमीन पर रख देता है एंड यहाँ पर अपने डैड से माफी मांगने लग जाता है। मिस्टर गाओ यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम जानना चाहते हो ना आखिरकार इस बच्चे का फादर कौन है, तो वो मैं हूँ। ये सुनते के साथ तो यहाँ पर जाओ कहता है कि डैड प्लीज आपको यहाँ पर इस लड़की की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर गाओ कहने लग जाते हैं कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं करने बैठा हूँ, इस बेबी का फादर मैं ही हूँ, और तुम्हें यहाँ पर शाओ को अपनी मॉम बुलाना ही पड़ेगा। इस बात पर तो यहाँ पर सभी के सभी आपस में बात करने लग जाते हैं। जाओ कह रहा होता है लेकिन डैड आपको हो क्या गया है, और क्या ये सब कुछ सच है? तो फिर यहाँ पर गाओ कहने लगते हैं कि मैं क्या यहाँ पर मजाक करने के लिए आया हूँ, अभी के अभी यहाँ पर शाओ को अपनी मॉम बुलाओ, और अब से तुम यहाँ पर उसे मॉम ही बुलाओगे। जहाँ पर जाओ तो उसे अपनी मॉम बुलाना ही पड़ता है, लेकिन वो एकदम चींटी की तरह आवाज़ निकाल रहा होता है, यानी कि बिल्कुल आराम से। सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते। शाओ कहती है कि क्या कहा मैंने सुना नहीं। एड जाओ यहाँ पर फिर शाओ से कह रहा होता है कि सच सच बताओ कि आखिर तुम्हारा और मेरे फादर का क्या रिलेशन है। शाओ को तो कुछ समय पहले ही क्या हुआ वो याद आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाओ कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हो गया था, इतना कि यहाँ पर वो तो बेबी की जान तक लेने के लिए तैयार था। तो शाओ यहाँ पर ये जानने के बाद कि वो उसका स्टेप ब्रदर है, तो यहाँ पर जाओ तो उसकी जान ही लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो प्रॉपर्टी का भूखा है। इसीलिए यहाँ पर वो मिस्टर गाओ को रोकती है एंड कहती है बस हमारे बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सभी लोगों को यहाँ लग रहा होता है कि शायद मिस्टर गाओ बस यहाँ पर इस बेचारी लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वही दूसरी ओर शाओ को गुस्सा आ जाता है, जो कहता है कि मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। जैसे वो आगे आता है वैसे यहाँ पर उसके डैड उसे जोरदार थप्पड़ मार देते हैं एंड कहते हैं जब आप संभाल कर बात करो। मिस्टर गाओ यहाँ पर क्लियरली कह देते हैं कि अब से तुम्हारी पॉकेट मनी सब कुछ चीज़ बंद होती है, खुद से पैसे अर्न करो और खुद के एक्सपेंसिव उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ और मियाँ आवाज़ से चले जाते हैं एंड साथ ही साथ में यहाँ पर मिस्टर गाओ भी गुस्से में घर पर चले जाते हैं, जहाँ पे उसे समझ में नहीं आता है आखिर यहाँ पर शाओ ने सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से क्यों डिनाई कर दिया। जैसे यहाँ पर शाओ आती है वैसे यहाँ पर वो पूछने लग जाता है। शाओ यहाँ पर बहुत ही घबरा रही होती है, जहाँ पर वो क्लियरली मिस्टर गाओ को कह दे रही है कि तुम नहीं थे। तब यहाँ पर जाओ का रिएक्शन बहुत ही डेंजरस था, और क्या पता ये पता चलने के बाद कि यहाँ पर ये बेबी उसका स्टेप ब्रदर है, वो यहाँ पर उसके खिलाफ हो जाए, उसकी जान तक लेने की कोशिश करे, तो फिर यहाँ पर मेरी बेबी को हार्म होगा। और ये चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर बात करे जाओ की तो वो तो सचमुच में यहाँ पर पैसे और प्रॉपर्टी का भूखा है, उसे तो यहाँ पर उन चीज़ों के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। तो मैं इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट मेरे बच्चे पर नहीं लेना चाहती हूँ, और जब तक मैं ना को जब तक तुम इस मैटर को यहाँ पर पब्लिक नहीं करोगे। इतना कहकर शाओ तो वहाँ से चली जाती है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाओ सो रही थी। तब यहाँ पर वापस से उसे वही बुरा सपना आ जाता है कि जाओ यहाँ पर उसके बेबी की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। डर के मारे यहाँ पर वो एकदम से उठ जाती है एंड समझ जाती है कि जब तक मैं यहाँ पर रहूँगी और जाओ आसपास रहेगा तब तक यहाँ पर खतरा उसके बच्चे और उसके ऊपर मंडराता रहेगा। इसीलिए वो अपने बेबी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पे मिस्टर गाओ तो बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर गाओ को देखते ही तो शाओ घबरा जाती। फिर मिस्टर गाओ यहाँ पर शाओ से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं,
तो शाओ कहती है कि वो एक्चुअली मैं तो बस यहाँ पे वॉक करने के लिए जा रही थी। मिस्टर गाओ कहते हैं कि आज रात को 3 बजे तुम वॉक पर जा रही थी, वो भी बेबी के साथ में। शाओ कहती हाँ 3 बजे ही तो कुछ ज़्यादा ही क्लीन रहता है ना रोड, इसीलिए देखो गाड़ी वगैरह भी नहीं है, ना पोल्यूशन है, तो इसी वजह से ये शांति का समय, इसीलिए मैं बस बाहर जा रही थी बेबी के साथ में। जहाँ पर मिस्टर गाँव तो समझ में आ जाता है कि वो घर से भाग रही थी। जैसे ही वो बैग को फेंकती है, बैग के अंदर यहाँ पर टॉयज नीचे गिर जाता है, जिसके ऊपर उसके कदम पड़ जाते एंड वो टॉय आवाज़ करने लग जाता है। जहाँ पे वो उस टॉय को शांत कराती है, वो बेबी को देखकर बोलने लगती है कि मैं सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे लिए कर रही हूँ बेबी, और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे कुछ समय के बाद में मिस्टर गाँव अपने सिस्टर को कॉल लगाकर पता करने के लिए कहते हैं कि आखिरकार मैडम जा कहाँ पर रही है। असिस्टेंट बताते हैं कि हम उनका पीछा ही कर रहे हैं और वो शायद से अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही है। ये सुनते के साथ तो गाँव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मेरे लॉज को यहाँ वेडिंग गिफ्ट्स भिजवा दो, मैं अभी यहाँ पर शाओ को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि यहाँ पर उसे उस सभी को प्रोटेक्ट कर सकती है। जैसे यहाँ पर शाओ घर पर आती है, वैसे यहाँ पर नेबर्स उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ में ये बेबी कौन है इसके बारे में बात करने लग जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि शाओ की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो आखिर ये बेबी किसका है। तो वो लोग चले जाते यहाँ पर घर के ड्रामा को सुनने के लिए। शाओ जैसे ही जाती यहाँ पर उसकी मम तो शाओ को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है एंड बेबी को भी वो अपने हाथ में ले लेती है। अंकल भी यहाँ पर अपनी बेटी को देखकर तो खुश हो जाते, लेकिन इस बेबी के बारे में पूछताछ करने लग जाते हैं। जैसे उन दोनों को पता चलता है कि ये बेबी शाओ का है, वैसे ही यहाँ पर वे तो डिस्कस करना शुरू कर देते। आंटी यहाँ पर अंकल को चिल्लाती है कि स्मोक ना करे, जहाँ पर अंकल कह रहे होते कि स्मोक नहीं करो तो मैं क्या करूँ, ना जाने ये लड़की किसका बेबी लेकर आ गई है, ना जाने इस बेबी का फादर कौन ही होगा, कितने पैसे कमाता होगा, क्या करता होगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी, वो मेरी बेटी को खुश भी रख पाएगा या फिर नहीं रख पाएगा। शाओ कहती है अरे डैड जरा सांस लेकर बोलो, वैसे भी यहाँ पर जो कुछ भी है ना वो सब ठीक ठाक चल रहा है। तब वो लोग यहाँ पर पूछने लग जाते हैं कि बेबी के फादर के बारे में, जहाँ पर एक एक लड़कों के वो नाम लेकर पूछने लग जाते, गैस करते हैं। शाओ कहती है कि प्लीज़ गैस कर बंद कर दीजिए, आप उस पर्सन को नहीं जानते। एड यहाँ पर अंकल तो काफ़ी खुशी में आ जाते हैं। आंटी यहाँ पर अंकल को चिल्लाती है, कहती है कि देखो उसने अभी अभी तो बर्थ दिया है बच्चे को, तो फिर हमें यहाँ पर उसके ऊपर इस तरीके से दबाव नहीं डालना चाहिए, ना ट्रीट करना चाहिए, ना चिल्लाना चाहिए, उसे जरा टाइम तो दो। और फिर वो अपने हस्बैंड को कह देती कि जाओ जाकर घर का काम। अंकल बकेट ऑफ वाटर को लेकर वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन जो बाहर भी लेडीज खड़ी होती है, नेबर्स जो होती है, वे बात सुनने के लिए खड़ी होती है, तो डैड तो उन्हीं के ऊपर वो सारा पानी डाल देते हैं। एक दिन यहाँ पर रात होती, जब यहाँ पर शाओ सोने के लिए जा रही थी, तो वो फिर सोचने लग जाती कि आखिरकार इस टाइम पर मिस्टर गाओ क्या कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, वैसे यहाँ पर वो मिस्टर गो की आवाज़ सुनती है, और फिर जब वो लिविंग रूम में जाती है तो वहाँ पर मिस्टर गो ही बैठे होते हैं, जहाँ पे उसके डैड और मिस्टर गो बड़ी खुशी खुशी हंसते खेलते बात कर रहे होते एक दूसरे से। तब यहाँ पर अंकल शाओ को उनके बचपन के फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि उनका जूनियर था, बट यहाँ पर अब बहुत ही बड़ा इंसान बन चुका था। शाओ तो मन में कह रही होती है कि डैड को पता चलेगा कि यही बेबी का फादर है मिस्टर गऊ, तो ना जाने क्या होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा। तब यहाँ पर मिस्टर गऊ को कह रहे होते हुए कि रहने भी दो ना, मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ, जितना तुम मुझे समझते हो वैसे भी तुम मेरे सीनियर हो और मैं तुम्हारा जूनियर हूँ। दूसरी ओर यहाँ पर शाओ मिस्टर गो को इशारा करके कहती है कि अगर मोम डैड को बताया कि तुम यहाँ पर बेबी के फादर हो, तो मेरे मोम डैड मारेंगे या नहीं मारेंगे उसका मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं ही तुम्हें जान से मार दूंगी। एंड यहाँ पर मिस्टर गो तो अपनी न्यू वाइफ से डरने भी लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वे सब लंच कर रहे होते एंड यहाँ पे मिस्टर गो का कॉल आ जाता है, तो वे बाहर की ओर जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर गो का वो वॉलेट देखकर अंकल तो यहाँ पर वॉलेट की तारीफ करने लग जाते। इतने में यहाँ पर उस वॉलेट में से पेपर बाहर निकलता है, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट था। अंकल पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड वो हैरान हो जाते हैं। शाओ तो यहाँ पर डरना शुरू कर देती है, और जैसे यहाँ पर अंकल ममा का नाम पढ़ते हैं तो वो तो हैरान हो जाते हैं। आंटी और अंकल मिलकर यहाँ पर शाओ से पूछने लग जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में मिस्टर गो वहाँ पर आ जाते हैं, तो वे लोग मिस्टर गो से भी यही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। मिस्टर गो कहते हैं कि देखिए शांत रहिए, हम शांति से भी तो बात कर सकते हैं ना। अंकल कहते हैं कि शांति से, आखिर यहाँ पर इस बच्चे का नाम के ऊपर मेरी बेटी का नाम क्या कर रहा है, आखिर वो भी यहाँ पर इसकी मम्मा है। फिर यहाँ पर शाओ सारी बातें बताने लग जाती है एंड यहाँ पर इस बात को लेकर तो पूरे के पूरे घर में बवाल हो जाता है। अंकल तो यहाँ पर कंटिन्यूसली चिल्लाए जा रहे थे। मिस्टर गाओ को कहते हैं कि देखो मैं यहाँ इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी का और मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखूँगा।
अंकल बोलते हैं कि वो तुम्हारा बेटा, तो उस बेटे को तो यहाँ पर तुम्हें ग्रैंडपा बोलना चाहिए ना, ना कि डैड। ना जाने यहाँ पर हम लोग कौन से ज़माने में जी रहे हैं। इतने में यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को शांत कराती है एंड उन्हें लेकर अंदर क्यों चली जाती है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, उसे यहाँ पर रिग्रेट क्यों ही करना है। और फिर यहाँ पर शाह को भी गुस्सा आ रहा था एंड इतने में ही रात हो जाती है, जहाँ पर मिस्टर गाऊ के शाह के दरवाजे के बाहर खड़े होकर कंटिन्यूसली कह रहे होते कि सॉरी प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे माफ़ कर दो, गुस्सा छोड़ दो। वे सॉरी पे सॉरी बोले जा रहे होते, लेकिन शाह तो दरवाज़ा खोलते ही नहीं है। तो जो मिस्टर गाऊ होते हैं वो दरवाजे के ऊपर जो स्पेस होता है वहाँ से अंदर आने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पर शाह उनकी हेल्प करवाने लग जाती है। इसकी आवाज़ यहाँ पर आंटी को सुनाई दे जाती है और आंटी उठ जाती है एंड वो अंकल को भी उठा देती है और उन दोनों को लग रहा होता है कि ज़रूर यहाँ पर घर में चोर घुस आया है। दूसरी ओर यहाँ पर जो वो चोर था यानी कि जो मिस्टर गो थे वो यहाँ पर शाह को किस करना शुरू कर देते हैं। उनकी किस यहाँ पर धीरे धीरे इंटेंशनली होती जा रही थी। वही दूसरी ओर अंकल आंटी तो बड़ी सी स्टिक लेकर आ जाते हैं उस चोर को मारने के लिए। और जैसे यहाँ पर वो लोग शाह के रूम के अंदर से आवाज़ सुनते हैं वैसे ही वे शाह के दरवाजे के पास चले जाते एंड दरवाज़ा ओपन करने के लिए कहते हैं। शाह और मिस्टर गो दोनों के दोनों यहाँ पर डर जाते हैं कि अब तो क्या करेंगे, वे अब तो पकड़े जाएंगे। अंकल आंटी अंदर से कोई रिस्पॉन्स ना सुनकर तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि ज़रूर उनकी बेटी मुसीबत में होगी और वे लोग यहाँ पर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। शाह यहाँ पर सोचने की कोशिश करती है कि आखिर यहाँ पर वो मिस्टर गाऊ को कहीं छुप पाएगी, बिकॉज बेड के नीचे तो चिंगाई नहीं थी। एंड जैसे यहाँ पर दरवाज़ा ओपन होता है वैसे वहाँ पर मिस्टर गाऊ तो गायब हो जाते हैं। शाह कहती है कि नहीं तो यहाँ पर अंदर तो कोई नहीं था। तब अंकल आंटी को यहाँ पर सांस में सांस आने लगती है और वे पूरे घर को यहाँ पर चेक करने लगते हैं कि कहीं चोर कहीं छिपा तो नहीं हुआ घर में ही। एकदम शाह की बेडशीट कुछ ज़्यादा ही हिलने लग जाती है और वो नज़र आ जाती है अंकल आंटी को। आंटी पूछने लग जाती है शाह से कि इसमें क्या है। शाह कहती है कि मोमा भूल गई, वो मेरा बड़ा सा टैडी है जिसके साथ मैं हमेशा हक करके सोया करती हूँ। इतने में अंकल आंटी जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें फिर से उसी कंबल में से आवाज़ आने लग जाती है। जिसके बाद में जैसे वो यहाँ पर ब्लैंकेट हटाते हैं तो उसके अंदर तो वे मिस्टर गाऊ को देखकर तो डैड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड यहाँ पर अंकल गुस्सा था वो तो बढ़ता जाता है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी के रूम में कर क्या रहे हो, मेरी बेटी के बेड पर क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। वो कहता है कि देखो ना, इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अंकल बोलते हैं कि तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, जस्ट बिकॉज तुम यहाँ पर रिच हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेटी के कमरे में और उसके बेड पर एक साथ सो सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो बड़ी सी स्टिक लेकर जो आए थे उससे वो मिस्टर गो को मारने लग जाते हैं। पर इतने में यहाँ पर शाह बीच में आ जाती है। अंकल कहते हैं कि तुम इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। अंकल और आंटी तो यहाँ पर इस बार कंप्लीटली परेशान हो जाते हैं एंड कहते हैं कि ये तो बच्ची है, लेकिन तुम्हारे पास तो यहाँ पर इतना टर्न ऑफ ब्रेन होगा ना जहाँ पर तुम इस बच्चे के साथ थे। शाह कहती है कि मोम इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज डिसीजन तो हम दोनों का था, आप यहाँ गऊ को ही क्यों ब्लेम किए जा रही है। एंड यहाँ पर वो लोग सारी बातें बता रहे होते हैं जहाँ पे अंकल तो मिस्टर गऊ को मारते हुए घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। मिस्टर गऊ कहने लग जाते हैं कि रुको देखो, मैं यहाँ पर खाली हाथ नहीं आया हूँ, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हो। और वो अपना ब्रेक केस खोलने लग जाते ये कहकर जिसके अंदर ढेर सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं। वो कहते हैं कि इंक्लूडिंग ये पूरा गाँव, ये सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हारे नाम पर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अंकल जो थे वो तो उन पेपर्स को नीचे फेंक देते हैं, बट यहाँ पर आंटी थी जो उन्हें एक एक करके उठाने लगती है। मिस्टर को कहते हैं बस इतना ही थोड़ी ना है, मैं यहाँ पर कंपनी ऑफ बैंक से कार तक लेकर आया हूँ। इन सभी कारों के जो लिमिटेड है 100 मिलियन से कम की नहीं है, तुम इन सबको भी रख लो। लेकिन अंकल यहाँ पर कार्ड्स को भी फेंक देते हैं, जिन कार्ड्स को यहाँ पर हमारी मेटेरियलिस्टिक वूमेन यानी कि शाह की मोम उठा रही होती है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर मिस्टर गऊ को तो वाइट डायमंड तक लेकर आए होते हैं, जो कि यहाँ पर गोल्डन से, नॉर्मल डायमंड से और प्लेटियम से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। तब यहाँ पर शाह की मोम एक्सेप्ट कर लेती है एंड अपने हस्बैंड को समझा रही होती है कि तुम देख नहीं रहे हो मिस्टर गौ यहाँ पर हमारी बेटी को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस है। इतने में यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो, माना कि यहाँ पर ये रिश्ता एक मिस्टेक की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन नहीं, अब मैं इस मिस्टेक को यहाँ पर एक अच्छी सी फैमिली में बदलना चाहता हूँ, एक लवेबल फैमिली में, जहाँ पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर कभी भी शाह को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और ये तक नहीं, बल्कि मैं उसे अपने घर में सबसे ऊंचा दर्जा देकर रखूँगा। आंटी यहाँ पर मिस्टर गौ से कह रही होती है उनके हस्बैंड को
डैड बुलाने के लिए। तो मिस्टर गाओ तो बोल भी देते हैं कि डैड मैं हमेशा आपकी बेटी का ख्याल रखूँगा। अंकल बोलते कि मुंह बंद करो वरना मैं सारे दांत तुम्हारे तोड़ दूंगा। एंड यहाँ पर उन्हें अपनी बेटी को और मिस्टर गाओ को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। दूसरी ओर वे मिस्टर गाओ को समझाने चाहते हैं एंड हम यहाँ पर उन आंटीज़ को देखते हैं जो कि यहाँ पर सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है अपने फ़ोन में। अंकल आंटी यहाँ पर चिल्लाकर भगा देते हैं उनको। दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जहाँ पर मिया अपने घर से टिफिन लेकर आई होती है जिसके अंदर सिर्फ प्लेन नूडल्स होते हैं, कोई वेजिटेबल नहीं। कोई जाओ चिल्लाने लग जाता है। मिया कहती है कि नहीं खाना तो वापस कर दो, घर में वैसे भी बहुत सारा स्टाफ रखा हुआ है मैंने, तो वो खा लेगा। तो जाओ कहते हैं कि नहीं नहीं शांत रहो तुम, मैं खा लेता हूँ। इतने में यहाँ पर मिया उसे लाइव वीडियो दिखा रही होती है जिसे देखकर जाओ कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। मिया कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सचमुच में यहाँ पर तुम्हारे डैड शायद से उस बेबी के फादर है और अब तो और शाओ यहाँ पर तुम्हारे स्टेप मॉम बनने वाली है और अब तुम यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं काट सकते हो। बट यहाँ पर जाओ के पास तो एक और आइडिया होता है। वो कहता है कि मेरी मॉम यहाँ पर इन दोनों को ठीक कर सकती है। मिया बोलती है लेकिन तुम्हारी मॉम कहाँ से आई, और वैसे भी हमने सुना है कि तुम्हारी मॉम तो मर चुकी है। जाओ कहता है कि देखो ऐसे रूमर्स फैली हुई है जिसमें तुम्हें बिलीव नहीं करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर वो उससे फ़ोन मांगने लग जाता है। तो मिया कहती है अपना फ़ोन इस्तेमाल कर लो ना और उससे कॉल कर लो। जाओ बोलता है कि तुमने सुना नहीं था कि डैड ने कहा था कि मेरे सारे एक्सपेंसिव बंद हो रहे हैं, मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और मेरा बैलेंस खत्म हो चुका, तो इसीलिए मुझे तुम्हारे फ़ोन की ज़रूरत है। इसके बाद में मिया दे देती है। इसके बाद में हम देखते हैं शाओ के डैड को जो यहाँ पर पैसे खर्च करने की ट्रिप पर निकले होते एंड यहाँ पर वो एक वॉलेट नहीं बल्कि हज़ारों वॉलेट खरीद लेते हैं। शाओ कहती है कि डैड आप तो इतने वॉलेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अंकल बोलते हैं तुम चुप रहो, ये मेरे सन इन लो के पैसे तो मैं चाहे कैसे खर्च करूँ, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँ ये तो मुझे नहीं बताओ। जिसके बाद में यहाँ पर वो जल्दी से जाते हैं कार्ड को स्वाइप करने के लिए। पेमेंट होने के बाद में अंकल यहाँ पर टोटल पूछने लग जाते हैं ताकि वो सोच सके कि अब इसके अंदर कितने पैसे बचे हैं। और वो स्टाफ से कहती है कि देखिए ये कार्ड मिस्टर गाओ का है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉल भी मिस्टर गाओ का है, तो आप जो चाहे यहाँ पर फ्री में खरीद सकते हैं। इन सभी चीज़ों के आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर शाओ हंसने लग जाती है। वो लोग नीचे जाते हैं तो अंकल ड्राइवर से कहते हैं कि ऐसे मॉल में लेकर चलो जो कि मिस्टर गाओ ओन ना करते हो। लेकिन जो कैब ड्राइवर था वो तो अंकल को पागल बुलाकर वहाँ से चला जाता है एंड शाओ हंसने लग जाती है। एंड इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जाओ की मोम को जो कि बता रही थी कि आधे घंटे में मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पर पहुँच जाऊँगी। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे। तब यहाँ पर मिस्टर गाओ उसे बता रहे होते हैं कि तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स के साथ में इस घर में रह सकती हो और जब यहाँ पर उनकी परमिशन मिल जाए जब जाकर तुम यहाँ पर घर पर वापस आ सकती हो, वरना मैं खुद भी यहाँ पर रहने लग जाऊँगा। इतने में यहाँ पर अंकल एक बॉक्स को ओपन करते हैं जिसके अंदर से फेक स्पाइडर निकलती है जिसे देखकर तो वो डर के मारे गिर जाती है। एंड शाओ अपने डैड से कहती है कि आप ही मुझे हर बार इस तरीके से एम्बेरस कराते हैं। वही दूसरी ओर हम यहाँ पर एक अच्छी फैमिली मूवमेंट चल रही होती है। इतने में यहाँ पर आ जाती है जाओ की मॉम जिसके आते ही यहाँ पर अंकल को तो बहुत ही बड़ी हैरानी होती है। वो कहते हैं आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तब यहाँ पर मिस्टर गो प्रॉमिस कर रहे होते हैं, उन्हें बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही वो मैन है जो कि यहाँ पर शाओ है। एंड हम यहाँ पर फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जहाँ पर ये आंटी अपने बेटे जाओ को समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो तुम्हें भी पता है कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी जो कि यहाँ पर 7 महीने में ख़त्म हो चुकी थी। विद इन 7 मंथ हमारा डाइवोर्स चुका था, मैं तो उसकी वाइफ हुई नहीं। तो वह जाकर अगर उसने सभी के सामने ये चीज़ बोल दी तो फिर जाओ कहता है कि देखिए कुछ भी करे आपको हैंडल करना पड़ेगा मामला, क्योंकि उस लड़की की वजह से मेरे सारे कार्ड सस्पेंड कर दिए गए हैं, मुझे यहाँ पर ढंग से खाना तक नहीं मिल रहा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ अपने एक्सपेंसिव, और मैंने कॉल तक आपको यहाँ पर मियाँ के फ़ोन से की है। एंड यहाँ पर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे आंटी अपने बेटे के लिए लड़ने लग जाती है। इतने में यहाँ पर अंकल मिस्टर गो के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। मिस्टर गो कहते हैं कि डैड मुझ पर बिलीव कीजिए। अंकल कहते हैं कि मुझे डैड मत बोलो, कितनी बार तुमसे कहा है। इतने में यहाँ पर शाओ और तो और मिस लिन एक दूसरे को यहाँ पर हैंड शेक कर रही होते हैं। जहाँ पर शाओ को तो वो वाइफ बुला रही थी बट यहाँ पर शाओ तो यहाँ पर मिस लिन को एक्स वाइफ बुला रही होती है। जिसके बाद आंटी शाओ को देख रही होती है, कहती है कि तुम बस यहाँ पर कुछ दिनों की मेहमान हो। शाओ कहती है कि 1 मिनट, आप अगर मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रही है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। वो क्या है ना आंटी, मैं इस घर से चली गई थी जिसके बाद में मिस्टर गाओ ही आए थे मेरे घर पर मुझे मनाने के लिए, तब जाकर मैं यहाँ पर इस घर में वापस आई हूँ और ये सारी चीज़ें देख रही है और ये सब कुछ यहाँ पर मेरे लिए। आंटी बोलने लग जाती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम फिलहाल बच्ची हो, तुम यहाँ पे फाइनेंस के बारे में क्या ही जानती होगी। मिस्टर गो प्रॉपर्टीज़, मिस्टर गो फैमिली, मिस्टर गो कंपनी, मिस्टर गो शेयर्स,
यहाँ पर इनका दर्ज कंपनी में ही नहीं इस पूरी कंट्री में नंबर 1 पर है और तुम यहाँ पर क्या ही हैंडल कर पाओगे। मिस्टर को कहते कि देख मिस ली, यहाँ पर शाओ के ऊपर इस तरीके का दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे क्वेश्चन मत पूछिए क्योंकि बिकॉज मैं यहाँ पर फिलहाल धीरे धीरे उसे सारी चीज़ सिखा दूंगा। शाओ कहती है कि चलिए आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर करती हूँ। तब यहाँ पर आंटी उससे क्वेश्चन पूछने लग जाती है। जब पे शाओ को पता था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे, तब आंटी से वो पूछने लगती है कि आखिर कौन आपने इन क्वेश्चंस को रटा हुआ है। तब आंटी बोलती है कि देखो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कैसे पता है। शाओ बोलती कि बिकॉज आप यहाँ पर इंटरनेशनली रहती हो और आपको डोमेस्टिक यानी कि इस कंट्री के बारे में कैसे पता होगा। आंटी बोलती है देखो माना कि मैं यहाँ पर अब्रोड में रहती हूँ लेकिन मुझे भी इस कंट्री के बारे में पता होना ज़रूरी है। एक यूट्यूब चैनल है जो कि यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें बताता है, फाइनेंस को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, इस कंट्री की ज्योग्राफी के बारे में लेकर, जिससे मैं हमेशा यहाँ पर अपडेट रहती हूँ। जाओ तो यहाँ पर अपनी मम्मा की काफ़ी सारी तारीफ करने लग जाता है एंड शाओ यहाँ पर इसने लग जाती है क्योंकि बिकॉज यहाँ पर जिस चैनल के बारे में मिस लिन बात कर रही थी वो चाहे किसी और का नहीं बल्कि वो चैनल यहाँ पर शाओ का ही था। यहाँ भी तारीफ कर रही होती है उस चैनल की, तो कि उस चैनल के आर्टिकल्स को तो यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर तक भी पोस्ट करते हैं बिकॉज वो कितने ज़्यादा परफेक्टफुल होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर शाओ अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाल कर उन्हें दिखाने लगती है एंड यहाँ पर उन सभी के मुंह पर तो एक ज़ोरदार तमाचा लगता है। इतने में यहाँ पर आंटी तो एक और प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट तक लेकर आई होती है जो कि वो शाओ को देती है एंड यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। ये बोलती है कि क्या पता तुम हमसे झूठ बोल रही हो, तुम्हारी फ्रेंड का चैनल हो, एक्सेस तुम्हारे पास हो। इतने में यहाँ पर शाओ सभी चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाती है। तब यहाँ पर मिस लिन खुद यहाँ पर शाओ से इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर मिस लिन कहने लग जाती है शाओ से कि एज ए वाइफ और एज ए ग्रुप की लीडर तुम पास हो चुकी हो लेकिन तुम अपने बेटे का क्या करोगी। शाओ यहाँ पर एक एक करके सर्टिफिकेट्स बताने लग जाती है कि उसके पास यहाँ पर कितने सारे डिग्रीज है और उसने यहाँ पर बच्चे का भी फ्यूचर सोच रखा होता है। आंटी सचमुच में यहाँ पर शाओ से इम्प्रेस हो जाती है एंड उसे यहाँ पर इस टेस्ट में भी पास कर देती है और अब जाओ को कहती है कि देखो अपने नखरेबाजी बंद करो, जैसे यहाँ पर तुम्हारे डैड और तुम्हारी स्टेप मॉम बोलती है वैसा ही करो और अगर ज़्यादा तुमने यहाँ पर इन लोगों की बातों को नहीं सुना तो फिर मेरे साथ अप्रोच चलो, लेकिन वहाँ जाने के बाद में कंप्लेन करना मत बिकॉज तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मेरी कंपनी कैसे चलती है। इतने में यहाँ पर जाओ को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में आकर यहाँ पर उस बेबी को वापस से उठा लेता है, जिसके बाद में यहाँ पर सभी की सांसें अटक जाती है और यहाँ पर मिस लिन तो जाकर सीधा जाओ को थप्पड़ तक मार देती है। इतने में यहाँ पर जाओ को कुछ समझ में नहीं आता है एंड यहाँ पर वो बेबी को उठा लेती है। शाओ से कहती है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है एंड यहाँ पर वो गुस्से में कह रही होती है कि टाइम आ गया है जहाँ पर जाओ को सारी सच्चाई मालूम होनी चाहिए। जाओ कहते हैं कि कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो आप लोग। इतने में यहाँ पर मिस लिन बताने लग जाती है आखिर ये कॉन्टैक्ट मैरिज हुई थी हमारी। असल में यहाँ पर मिस्टर गो ने जाओ को अडॉप्ट किया हुआ था। जाओ यहाँ पर उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है और ना ही यहाँ पर वो मिस लिन का बायोलॉजिकल बेटा। असल में यहाँ पर उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर 7 मंथ में ही ख़त्म हो गई थी और यहाँ पर मिस्टर गो के बीच में और यहाँ पर मिस लिन के बीच में तो कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट कभी नहीं हुआ था। इसीलिए कंटिन्यूसली यहाँ पर मिस्टर गो को बार बार सिर्फ यही कहे जा रहे थे कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही वुमेन है जो कि यहाँ पर शाओ है। इन सभी बातों को जानने के बाद तो यहाँ पर जाओ के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ना ही उसकी रियल मॉम है और ना ही उसके डैड रियल है, तो आखिरकार इस दुनिया में उसका है ही कौन। मिस्टर गो यहाँ पर जाओ से माफ़ी मांगते हैं ये कहते हुए कि ये बात मैं तुम्हें यहाँ पर बड़े होकर बताने वाला था जब टाइम आ जाता तुम्हारी कंपनी को ऑन करने का, लेकिन आज नेसेसरी है इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये सारी चीज़ें बताई है, एडोप्टेड मॉम ने इन बातों को तुम्हें बताया है। सचमुच इन सभी बातों को सुनकर यहाँ पर शाओ के डैड को भी थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है एंड यहाँ पर मिस्टर गाओ ने तो शाओ के डैड का भरोसा और भी ज़्यादा जीत लिया था। दूसरी ओर यहाँ जाओ था जो कि यहाँ पर बस अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को जानना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसके बाद भी उसके डैड उस बारे में बता रहे होते हैं तुम यहाँ पर किसी और के नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टर लिन के बेटे हो। बिजनेस करप्शन की वजह से तुम्हारे डैड का किसी ने मर्डर करने की कोशिश की थी उस कार में। उस कार एक्सीडेंट में तुम्हारी मॉम डैड की डेथ ज़रूर हुई थी लेकिन उसमें से तुम जिंदा निकल गए थे। जहाँ पे मैंने लिन से वादा किया था कि मैं इस सच का पता कभी किसी को नहीं चलने दूंगा, लेकिन एक टाइम आता है जहाँ पर बच्चे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं एंड यहाँ पर उन्हें अपनी साइड की स्टोरी जानने का पूरा हक होता है। तो मुझे लगा कि तुम इन सारी चीज़ों को सुनने
और इस रियलिटी को फेस करना डिजर्व करते हो। अब मिस लिन यहाँ पर गुस्से में आकर चिल्लाने लग जाती है कि यहाँ पर तुम्हारे खुद के डैड मिस्टर लिन ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और तुम्हारे डैड यानी कि मिस्टर गू ने भी तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, जो कि यहाँ पर एज ए नॉर्मल फादर करता है। लेकिन तुम यहाँ पर ओल्ड बेटे निकलोगे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम में से किसी को भी पता नहीं था, और अगर मैं यहाँ पर होती तो तुम्हें कब का सीधा कर देती। लेकिन यहाँ पर हमेशा मिस्टर गू ने प्यार से तुम्हें बिगाड़ दिया है। जाओ तो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर मिया भी उसके पीछे चली जाती है। इतने में यहाँ पर मिस लिन जो होती है वो तो यहाँ पर शाओ को इस फैमिली में वेलकम करती है, वो भी उस न्यू बॉर्न बेबी के साथ। वही दूसरी ओर यहाँ पर बाहर जो आता है जाओ, और वो रोने लग जाता है। उसे काफ़ी दुख हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो सुधरा तो बिल्कुल नहीं था। उसे बस यहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कि यहाँ पर वो लड़की शॉर्ट टाइम मदर बन सकती है। तभी यहाँ पर वो अपने ग्रैंड मॉम को कॉल लगाता है। ग्रैंड मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर बर्थडे पार्टी वाले इवेंट वाले दिन यहाँ पर उस लड़की को और अपने डैड को लेकर मेरे घर पर आ जाना। जाओ यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। मिया कहती है कि पक्का ग्रैंड मॉम यहाँ पर उनकी हेल्प करेगी ना, हमारी हेल्प करेगी ना, और उनकी साइड नहीं लेगी। जाओ कहता है कि तू फिक्र मत करो, ग्रैंड मॉम यहाँ पर मेरी साइड लेके, क्योंकि मैं उनका लाडला उसे। और यहाँ पर फाइनल ग्रैंड मॉम की बर्थडे पार्टी का दिन आ जाता है और शुरू हो जाती है, जहाँ पे जाओ तो लेकर आया था मिया को। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी, हमें यहाँ पर मिया का फूला हुआ पेट नजर आ जाता है। असल में यहाँ पर मिया ये दावा कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर कुछ शाओ हैरान हो जाती, क्योंकि 2-3 दिन पहले तो मैंने इस लड़की को देखा था, तब तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी। बेबी आते तो ज़रूर है, लेकिन थोड़े से इतने ज़्यादा पेट आगे कैसे आ सकता है, और वो भी इतने दिनों में। यहाँ पर शाओ को शक हो जाता है कि कहीं ये अंदर कोई बैलून वगैरह तो डालकर नहीं आई है ना। इतने में यहाँ पर ग्रैंड मॉम होती है, जो कि यहाँ पर मिस्टर गो के ऊपर चिल्ला रही होती है, आखिर तुम यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी चीज़ें सब कुछ यहाँ पर शाओ के नाम कैसे कर सकते हो? अब क्या मेरी कंपनी भी तुम यहाँ पर शाओ के नाम कर दोगे? मिस्टर गो तो यहाँ पर अपनी मम्मा को समझा रहे होते कि जैसे आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस अपने लव और अफेक्शन को शाओ के सामने बताना चाहता हूँ और उससे सिक्योरिटी देना चाहता हूँ चीज़ों को दिखाकर, बिकॉज यहाँ पर वो सब कुछ छोड़कर मेरे घर पर रहने आई है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मॉम तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, बिकॉज इनका एज डिफरेंस कुछ ज़्यादा था। इतने में बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर जाओ अपने डैड के बारे में बोल रहा होता है, तब कि यहाँ पर ग्रैंड मॉम गुस्से में आकर शाओ को इस घर से निकाल दे। दूसरी ओर यहाँ पर ग्रैंड मॉम जो थी वो तो मिया की तारीफ करने लग जाती है उसकी प्रेगनेंसी को लेकर। एंड यहाँ पर वो तो खुशी खुशी थैंक यू बोल रही होती है कि बहुत जल्द यहाँ पर वो ग्रैंड चाइल्ड को अपने गोद में खिलाने वाली है। और इस खुशी में तो यहाँ पर मिया और जाओ के नाम पर वो 60% शेयर करने लग जाती है, जिस चीज़ को देखकर तो यहाँ पर खुद मिस्टर गो अपनी मोम को रोकते हैं। ग्रैंड मोम रुकने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इतने पे शाओ का बेबी रोने लग जाता है। उस बात को सुनकर तो यहाँ पर ग्रैंड मोम उस बेबी के पास जाती है। तब यहाँ पर शाओ बता रही होती है कि ये बेबी मेरा और मिस्टर गो का है। जाओ कहता है कि ग्रैंड मॉम उस बच्चे को छोड़िए, आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए। बट यहाँ पर मिस्टर गो तो उस पेपर को पकड़ लेते हैं। ग्रैंड मॉम जाओ से कहती है कि तुम भी ना इससे देखो ना, ये मेरा ग्रैंडसन है। जाओ कहता है कि मैं भी तो यहाँ पर ग्रैंडसन हूँ। ग्रैंड मॉम कहती है हाँ, लेकिन तुम बड़े हो गए हो, ये नन्हा सा कितना प्यारा लग रहा है, इसकी आंखें यहाँ ठीक मेरे को ही देख रही है। और दूसरी ओर यहाँ पर जब जाओ बार बार ग्रैंड मॉम को साइन करने के लिए याद दिला रहा होता है, ग्रैंड मॉम कहते हैं कि तुम्हें बड़ी जल्दबाजी पड़ी है साइन करने की, क्या तुम बस यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए आए हो? एंड फिर यहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। जैसे वो एग्रीमेंट को लेने वाला था, ग्रैंड मॉम उसे रोकती है, कहती है कि सोचना भी मत एग्रीमेंट को मेरी परमिशन के बगैर छूने की। तब यहाँ पर मिस्टर गो खुश हो जाते हैं, बिकॉज बाजी अब उल्टी पड़ गई थी। तब यहाँ पर मिस्टर गो जो होते हैं वो यहाँ पर शाओ को हंसी हंसी बात कर रहे होते हैं, और मिया समझ जाती है कि अब उनका यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर यहाँ पर मिया चली जाती है ग्रैंड मॉम को ये समझाने के लिए कि देखिए ग्रैंड मॉम बहुत ही जल्द आपके लिए एक और ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। लेकिन इतने में यहाँ पर शाओ उस बलून को फोड़ देती है एंड फिर कहती है ग्रैंड मॉम आप देख रही है ना किस तरीके से ये दोनों यहाँ पर आकर आपको फूल बना रहे हैं, साइन करने के मजबूर कर रहे हैं। ज़रूरी है सब कुछ यहाँ पर ये लोग प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। एकदम यहाँ पर जाओ कहता है कि ग्रैंड मॉम मेरी बात सुनिए। ग्रैंड मॉम कहती है कि बस अभी की अभी यहाँ पर इस लड़की को लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ, और आगे से मुझे यहाँ पर ग्रैंड मॉम मत बुलाना। माना कि मैं यहाँ पर बूढ़ी हो गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर आकर बेवकूफ़ बनाओगे। एंड यहाँ पर वो ग्रैंड चाइल्ड के साथ चली जाती है, जहाँ पर अब सब कुछ यहाँ पर मिस्टर गू और शाओ के हाथ में आ जाता है।
तब यहाँ पर जबरदस्ती शाओ को मोम बुलाना ही पड़ता है एंड यहाँ पर वो सब चीज़ों को लेकर वेस्ट करने लग जाता है। शाओ कहती है कि अरे तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे। जाओ को माफ़ी मांगनी पड़ती है। शाओ कहती है कि तुम अकेले क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारी प्यारी सी गर्लफ्रेंड माफ़ी नहीं मांगेगी। तो फिर मिया कह देती है कि मैं माफ़ी तुमसे कभी नहीं मांगूंगी। शाओ कहती कि भूल जाओ कि जाओ कि मैं यहाँ पर कोई इच्छा पूरी करूंगी एंड यहाँ पर ज़बरदस्ती जाओ मिया से भी माफ़ी मंगवाने लग जाता है। दूसरी यहाँ पर शाओ कहती है बस इसी से नहीं चलेगा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी मोम हूँ, तो दिन रात यहाँ पर तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। जिसके बाद में मैं यहाँ पर जाओ और मिया दोनों मिलकर शाओ के पीछे घूम रहे होते, जहाँ पे मिया के हाथ में कॉफ़ी का कप होता है और दूसरी ओर यहाँ पर जाओ के हाथ में शाओ का पैन होता है। इतने में यहाँ पर शाओ कहती है कि चलो चलो तुम्हारा टाइम खत्म हो, अब तुम रात को मेरा काम करने के लिए आ जाना। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं शाओ को जहाँ पर वो अपने डैड को ढूंढ रही होती है। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड और मिस्टर गो को कि वे दोनों तो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं स्विमिंग का। हर बार यहाँ पर मिस्टर गाओ जीत जाते तो यहाँ पर अंकल हार जाते और अंकल हारने के बाद में फिर कुछ ना कुछ बहाना बना देते ताकि यहाँ पर मिस्टर गो को लगे कि वो हारे नहीं है और यहाँ पर फिर कॉम्पिटिशन इनकम्प्लीट हो गया। शाओ यहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को रोकने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वो नेक्स्ट डे ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। मिस्टर को कहते हैं आखिर तुम रोज़ इतनी ब्यूटीफुल बनकर क्यों चाहती हो। शाओ कहती है क्यों, क्या तुम्हें कुछ जेलस फील हो रहा है। मिस्टर को कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ। इतने में यहाँ पर वो ऑफिस चली जाती है, लेकिन जैसे वो ऑफिस जाती है सभी लोग उसे बड़े प्यार से वेलकम करते हैं। शाओ को तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है एंड तभी यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ तो मिस्टर गाओ की वजह से हो रहा है। शाओ को तो यहाँ पर कोई कुछ काम करने ही नहीं देता है। शाओ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आराम कर रही जा रही होती है और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर इतने में मिस्टर गो आ जाते जहाँ पे शाओ उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो फिर मैं मुफ्त की सैलरी थोड़ी ना ले सकती हूँ। मिस्टर गो कहते हैं कि देखो तुम आराम करो, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाओ बोलते हैं कि नहीं, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को नॉर्मल जीना चाहती हूँ और वैसे भी तुम्हारे पैसे हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो फिर मुझे फिक्र करने को कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिया को और जाओ को, जो यहाँ पर दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। मिया यहाँ पर जाओ से पैसे मांग रही होती है बिकॉज यहाँ पर जल्दी पैसे को ख़त्म कर दिया था। जाओ उस पर चिल्लाता है कि अभी तो दिए थे और वापस से मैं तुम्हें इतने सारे पैसे कैसे दूं। जाओ कहता है कि देख रही हो ना, मैं छोटी छोटी डिलीवरीज करके यहाँ पर अपने एक्सपेंसिव को अर्न कर रहा हूँ, तब जाकर मैं यहाँ पर अपनी मॉम यानी कि मिसेस शाओ को खुश कर पाऊंगा, तब जाकर यहाँ पर वो मुझे पॉकेट मनी देना शुरू करेगी। इतने में यहाँ पर वो डिलीवरी लेकर पहुँच जाता है जहाँ पे वो बार बार शाओ को प्यारी मम्मा कह रहा होता है एंड यहाँ पर शाओ और मिस्टर गो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। और दोस्तों इसी सीन के साथ में हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग को चाहती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।